नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 2015 और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बिहार के सियासी समर में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार अभियान तेज होने के साथ ही वोटरों को लुभाने के लिए नेता हर तरह की कोशिशों में जुटे हैं। हालांकि चुनाव आयोग दलों के प्रचार अभियान और बयानों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और बीजेपी नेता सुशील मोदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं दूसरे दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। तीसरे दौर के लिए कल अधिसूचना जारी होगी, जिसके साथ ही पर्चा भरने का काम भी शुरू हो जाएगा। चुनावी आज पर मुद्दों की हांडी चढ़ा दी गई है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। दूसरे दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा। 499 में 28 उम्मीदवारों की दावेदारी रद्द। तीसरे दौर के लिए कल से भरे जाएंगे पर्चे। आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त चुनाव आयोग। जातिगत बयान को लेकर लालू के खिलाफ एफआईआर। टीवी लैपटॉप के वादे पर सुशील मोदी पर भी मामला दर्ज। चुनाव चिन्ह को लेकर 4 पार्टियों की उलझन खत्म। साइकिल पर लड़ सकेगी समाजवादी और पैंथर्स पार्टी। शिवसेना जेएमएम को मिला तीर कमान। अतीत में ज्ञान के केंद्र नालंदा की फीकी पड़ती चमक। पर्यटन के क्षेत्र में विकास की दरकार इस बार चुनाव में बना बड़ा मुद्दा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई। इस दौर के लिए 499 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे। नामांकन पत्रों की जांच में 471 उम्मीदवारों के पर्चे सही पाए गए, जबकि 28 प्रत्याशियों के पर्चे रद्द हो गए। आपको बता दें कि इस दौर के लिए 21 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 28 सितंबर तक नामांकन का सिलसिला चला, जबकि 1 अक्टूबर यानी कि कल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को मतदान होगा। इस दौर में कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया समेत 6 जिलों की 32 सीटें हैं। पहले दौर के लिए वोटिंग से पहले की सारी प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। पहले दौर में 10 जिलों की 49 सीटों पर 12 अक्टूबर को मतदान होना है। उधर बिहार की सियासी समर में राजधानी पटना समेत 6 जिलों की 50 सीटों पर कल चुनाव प्रक्रिया का आगाज होगा। तीसरे दौर के लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 8 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इसके अगले दिन यानी कि 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तीसरे दौर में 28 अक्टूबर को मतदान होगा। आपको बता दें कि इस दौर में सारण, वैशाली, नालंदा, राजधानी पटना, भोजपुर और बक्सर जिले की 50 सीटें हैं। तो आपको बता दें कि तीसरे दौर में पटना समेत 6 जिले हैं और इसके लिए भी जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कुल मिलाकर सारी जो पार्टियां हैं वो अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। अगर हम बात करें पहले दौर की या दूसरे दौर की, और 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 8 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और इसके अगले ही दिन यानी कि 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। हमारे साथ हमारी संवाददाता कृति मिश्रा जुड़ गई हैं। कृति, अगर हम दूसरे दौर की बात करें तो काफ़ी अहम है। इस दौर की तैयारियों को लेकर, रैलियों को लेकर और खासकर मुद्दों को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो कौन से मुद्दे हैं जो बेहद अहम हैं इस दौर के लिए। जी हाँ बेटा, देखिए अगर मैं बात करूं पूरे बिहार की तो कमोवेश मतदाताओं के मुद्दे समान हैं, लेकिन सेकंड फेज की अगर बात करें तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी परेशानी है। यहाँ पर नक्सल एरिया है, यहाँ पर नक्सलवाद का बहुत ज्यादा असर देखा जाता है। तो लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इससे उनको निजात मिले और वो विकास के रास्ते पर चले। नौकरियों की बहुत बड़ी कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी लोगों का पलायन हो चुका है बड़े शहरों में और लोग वापस आना भी नहीं चाहते। तो मतदाताओं के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जहां वो रह रहे हैं वहां विकास हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो और साथ ही नौकरियों की
सारी अपॉर्चुनिटीज हो। जी अमृता। चलिए, बहुत शुक्रिया कृति इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़े चुनावी मुद्दे हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया। चुनाव आयोग प्रचार के जोर पकड़ते ही नेताओं के भाषणों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जाति के आधार पर वोट मांगे तो वैशाली में उन पर मामला दर्ज हो गया। वहीं राज्य में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी पर भी लोक लुभावन वादों की वजह से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिहार के इन दो बड़े नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर राधोपुर की रैली में जातिगत बयान देने का आरोप है। ये लड़ाई है बैकवर्ड फार्मर, दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। हालांकि लालू के इस बयान पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोग के आदेश पर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कल एक मामला जो आयोग के संज्ञान में आया था, श्री लालू प्रसाद जी के जो राघोपुर में उन्होंने एक पब्लिक स्पीच में जिन चीज़ों पर उन्होंने बोला है, तो उसके जिला निर्वाचन पदाधिकारी वैशाली ने समीक्षा उठाई। उसमें कुछ आईपीसी के प्रोविजंस और आरपीआई एक्ट के प्रोविजंस का और मॉडल कोड के वायलेशंस पाया है और उसके आधार पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव इस मामले पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। हालांकि वो आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आरएसएस हमारा आरक्षण खत्म करना चाह रही है। वो जातीय मीटिंग करता, सब जगह वो लोग करता, तो हमारा जो बाबा का दिया हुआ जो आरक्षण है, ये कौन होते हैं मोहन भागवत बीजेपी खत्म करने वाला। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के खिलाफ भभुआ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में उन पर जनता को लालच देने, लोक लुभावन वादे करने का आरोप है। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद भी सुशील मोदी अपने बयान पर कायम हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। बिहार के अंदर 50,000 लड़के लड़कियों को हम लैपटॉप देंगे, इसमें क्या गुनाह किया है? बिहार में आचार संहिता लागू है, लिहाजा इस तरह के बयानों पर सवाल उठने लगे हैं। दोनों मामलों में जांच जारी है। वीडियो फुटेज के जरिए पड़ताल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुस्त पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी बिहार में कई रैलियां करेंगे। पार्टी ने प्रचार अभियान की पूरी तैयारियां कर ली हैं। सोनिया गांधी सूबे के अलग अलग इलाकों में 4 रैलियों को संबोधित करेंगी, तो वहीं उपाध्यक्ष राहुल गांधी 9 जनसभाएं करेंगे। टिकट बंटवारे के बाद अब कांग्रेस ने प्रचार अभियान पर जोर लगाना शुरू कर दिया है। जेडीयू आरजेडी महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की रैलियों के कार्यक्रम तय कर दिए हैं। सोनिया गांधी बिहार के अलग अलग इलाकों में 4 रैलियों को संबोधित करेंगी, जिसकी शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी। इस दिन वो भागलपुर के कहलगांव और गया के वजीरगंज में जनता से मुखातिब होंगी। इसके बाद सोनिया गांधी की 17 अक्टूबर को भी रैलियां प्रस्तावित हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 7 अक्टूबर से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। राहुल इस दिन 3 बेगूसराय की बछवाड़ा, शेखपुरा की बरबीघा और सासाराम के चेनरी में जनसभाएं करेंगे। इसके बाद 26 और 30 अक्टूबर को भी राहुल गांधी राज्य में कई रैलियां करेंगे। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इन रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी शामिल हो सकते हैं। 30 अगस्त को पटना में आयोजित महागठबंधन की स्वाभिमान रैली में सोनिया गांधी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ मंच साझा कर चुकी हैं। वहीं 19 सितंबर को राहुल गांधी चंपारण की रैली में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और जेडीयू महासचिव केसी त्यागी मौजूद थे। वहीं बीजेपी पहले से ऐलान कर चुकी है कि वो प्रचार अभियान के तहत बिहार में 500 रैलियां करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 से 22 रैलियां प्रस्तावित हैं। नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को बांका से प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मंगलवार को एक अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ा।
गए तो थे वो रैली में जनता को संबोधित करने, लेकिन रैली में भीड़ का एक हिस्सा नीतीश के खिलाफ ही नारेबाजी करने लगा। ठीक भाषण के बीच में भीड़ बेकाबू हुई और काफी मशक्कत के बाद ही उस पर काबू पाया जा सका। जेडीयू इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी इसको स्वाभाविक प्रतिक्रिया मान रही है। ये तस्वीरें हैं नवादा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली की। मंगलवार को नीतीश कुमार की रैली में कुछ लोगों ने विरोध में नारे लगाए। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को शांत कराया। अब महागठबंधन के नेता इसे बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। अपनी ताकत दिखाना चाहिए। इस झंडा दिखाने से वोट का कोई फर्क पड़ता है क्या? ये बीजेपी के लोग अब हताश हो गए और हताश लोग ही ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में दिलचस्पी रखते हैं। भाजपा वाले किसी स्तर तक जा सकते हैं। जनतंत्र में ऐसी चीजों का कोई स्थान नहीं है, इसलिए भाजपा को इस तरह के कार्यों से बचना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उसका कहना है कि जनता नीतीश कुमार को नकार चुकी है। जनता ने जो इनको समर्थन दिया था उसके बदले में जनता के साथ धोखाबाजी करना, तो जनता का जो रोष है ये समझ रहे हैं, ये भी जान रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है। सीएम है, गठबंधन है, तो सभा करना ही है। इनको अच्छी तरह पता है कि गांव में इनके खिलाफ काफी रोष है और 10 वर्षों तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का ये कोई इकलौता मामला नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चल ही रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री की रैली में ऐसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं उस सीट का जिसका सियासी तापमान जो है वो इस बार सबसे ज्यादा है। जी हां, वैशाली जिले की राघोपुर सीट जिस पर इस बार सबकी नजरें टिकी हैं। राघोपुर विधानसभा सीट आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के लिए खास साख का सवाल हो गया है। यहां से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। ये सीट पहले जेडीयू के कब्जे में थी, लेकिन मौजूदा विधायक सतीश कुमार का टिकट काटकर यहां महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को उतारा गया है। लिहाजा बागी होकर जेडीयू नेता सतीश कुमार यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने राघोपुर से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। बीते चुनाव में उन्होंने तेजस्वी की मां राबड़ी देवी को हराया था। तेजस्वी इसे लालू परिवार का परंपरागत सीट बताकर जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। बड़े कद के नेताओं से जुड़े होने के बावजूद स्थानीय लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में रहने के लिए मजबूर हैं। राघोपुर में तीसरे दौर में 28 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। तो राघोपुर सीट सबसे खास, सबसे ज्यादा निगाहें इसी पर टिकी हैं। इस सीट का जो सियासी तापमान है वो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। लालू प्रसाद यादव की बात करें तो उनके लिए उनकी प्रतिष्ठा का, उनकी सियासत का, यहाँ तक कि उनकी विरासत के लिए भी एक सवाल है ये सीट। और पिछली बार से इस बार जो है सियासी समीकरण भी एकदम बदले हुए हैं। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है आरजेडी के लिए ये सीट। लालू प्रसाद यादव तमाम रैलियों में ये दावा कर रहे हैं कि ये सीट जो है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है और वो इस पर हर हाल में जीत हासिल करेंगे ही। सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता रविंद्र शोराण का। रविंद्र, अगर राघोपुर सीट की बात करें 28 अक्टूबर पर जिस पे चुनाव होने वाले हैं, लालू प्रसाद का सियासी लिटमस टेस्ट होगा तो कहीं गलत नहीं है ये? जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। राघोपुर जो है बहुत अहम विधानसभा क्षेत्र जो है पूरी राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के खास तौर पर परिवार के लिए है, क्योंकि यहाँ से उनके बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाने वाले तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट जो है पिछली बार जनता दल यू के पास थी, जिसमें सतीश यादव जो कि वर्तमान विधायक थे, उनको टिकट काट के इस बार आरजेडी के खाते में इस टिकट को डाला गया है, जिसपे आरजेडी ने अपने उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव को खड़ा किया यहाँ से। और इसका जो समीकरण है वो यही है कि बरसों से ये सीट पर जो है लालू यादव और उसके बाद राबड़ी देवी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। थोड़ा सा पिछड़ा हुआ इलाका ये है, गंगा के किनारे पर बसा हुआ। इसमें जो है मूल रूप से खेती जो है वो थोड़ी सी कमजोर है। इस इलाके में उद्योग नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य की भी तमाम हालत खराब है। अब उन सब के बीच में ये जो है तेजस्वी यादव किस तरीके से अपने आप को
बिल्कुल रविंद्र, ये देखना दिलचस्प होगा और सीट की विडंबना भी ये है कि तमाम बड़े दिग्गजों की रहनुमाई होने के बावजूद इस राघोपुर के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। जनता काफ़ी मूलभूत सुविधाओं के लिए मजबूर है, महरूम है। आगे बढ़ेंगे। बिहार चुनाव की बाजी जीतने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वो कल ही एक हफ्ते के लिए पटना पहुंच गए हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता बिहार में डटे हैं। टिकट बंटवारे से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं को मनाने का काम खुद अमित शाह ने अपने जिम्मे लिया है। अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रियों को समय समय पर पटना में कैंप करने को कहा है। वो अगले 5 दिनों तक पहले और दूसरे दौर के चुनाव क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलनों और चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बेगूसराय में, 2 अक्टूबर को औरंगाबाद, 3 को पटना और किशनगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं 4 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और 5 अक्टूबर को सुपौल और पूर्णिया में सभा को संबोधित करेंगे। बिहार के चुनाव में सियासी दल स्थानीय और बाहरी का मुद्दा भी उठा रहे हैं। इस आधार पर जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहरी बता रहे हैं। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तंज कसा है। उन्होंने नीतीश से बाहरी की परिभाषा बताने की मांग की है। सुशील मोदी का कहना है कि नीतीश को बीजेपी नेताओं पर बयान देने से पहले अपने नेताओं के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने नीतीश से पूछा है कि शरद यादव, केसी त्यागी और पवन वर्मा स्थानीय हैं या फिर बाहरी। सुशील मोदी ने नीतीश पर विकास के मुद्दे से भटकने का आरोप लगाया है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पेंटिंग के जरिए मतदाताओं को वोट करने के लिए कैसे जागरूक कर रही हैं निधि। पंजाब की मिट्टी का खालिस रंग, सहजता और सरलता है मिजाज में। स्ट्रगल को मैंने इतना ज्यादा एंजॉय किया। मैं किसी के भी घर में जाता था, कभी नहीं भी अच्छी तरह रहते थे, उस माहौल को बहुत एंजॉय करते थे। जिनकी आवाज से झूमा बॉलीवुड भी और जहां सूफियाना कलाम की है चाशनी भी। मिलिए शख्सियत में जसबीर जस्सी से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के चुनावी रण में चुनाव चिन्ह को लेकर 4 पार्टियों की उलझन को सुलझा दिया है। समाजवादी पार्टी और पैंथर्स पार्टी जहां साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकेंगी, तो इसी तरह शिवसेना और जेएमएम धनुष बाण चिन्ह पर वोट मांग सकेंगे। हालांकि ये पार्टियां आमने सामने होने पर एक ही चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार से खुद करके बनना तो है नहीं बीजेपी को। मुद्दे, महंगाई कम हुई, 2 करोड़ रोजगार मिले, दावे, आने वाले 5 साल भी ऐसे बीते, वादे, जो आगे पढ़ना चाहते उसका इंतजाम कर दिया, आरोप प्रत्यारोप। बिहार की सियासी बिसात में राजनीतिक दलों के बीच केवल मुद्दों, दावों, वादों और आरोप प्रत्यारोप को लेकर ही घमासान नहीं मचा है। चुनावी समर में पार्टियां चुनाव चिन्ह को लेकर भी उलझी हैं। मामला 4 क्षेत्रीय पार्टियों शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम, समाजवादी पार्टी और पैंथर्स पार्टी का है। धनुष बाण चुनाव चिन्ह पर जहां शिवसेना और जेएमएम अपना दावा ठोक रही हैं, तो वहीं साइकिल के निशान पर समाजवादी पार्टी और पैंथर्स अपना हक बता रही हैं। दरअसल ये चारों क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने सूबों में इन चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ती रही हैं।
जम्मू कश्मीर में अधिकृत तौर पर पैंथर्स पार्टी को साइकिल चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में साइकिल के निशान पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ते रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र की शिवसेना और झारखंड की जेएमएम अपने अपने राज्यों में चुनाव चिन्ह धनुष बाण का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा बिहार के सियासी समर में उतरी चारों पार्टियों के बीच घमासान तो उठना ही था। हमारा तीर धनुष का सिंबल प्रारंभ से ही तीर धनुष था और अभी भी चूंकि दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं, महाराष्ट्र के हम मान्यता प्राप्त हैं और बिहार में हम चुनाव वर्षों से लड़ रहे हैं। हमारे वोट ऑफ परसेंटेज झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों से हमें वोट ऑफ परसेंटेज ज्यादा मिलते हैं, इसलिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए हमारे सिंबल को। चुनाव आयोग ने चारों पार्टियों की उलझन सुलझाते हुए इन्हें अपने अपने चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक ऐसी सीटें जहां शिवसेना, जेएमएम पार्टी और समाजवादी पार्टी पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने होंगे, वहां स्वतंत्र चुनाव आवंटित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव में काले धन और शराब के इस्तेमाल पर रोक को लेकर चुनाव आयोग सख्त रवैया अपना रहा है। आयोग की सख्ती के बीच राज्य के अलग अलग इलाकों से 7,60,000 रुपए काला धन और 30,365 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि जब्त किए गए काले धन में सबसे ज्यादा 3,96,000 रुपए अररिया से बरामद हुए हैं, जबकि 1,53,000 रुपए वैशाली से, 1,16,000 रुपए सारण से और 94,900 रुपए औरंगाबाद से जब्त किया गया है। इससे पहले सोमवार तक अलग अलग कार्रवाई में 9 करोड़ 16 लाख रुपए जब्त किए गए थे। एक दौर में नालंदा दुनिया भर में मशहूर था, धीरे धीरे अपनी चमक खोता गया और धरोहर में तब्दील हो गया। आज ये बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है, लेकिन नालंदा की विरासत पर नजर रखने वालों को लगता है कि पर्यटन के लिहाज से जितनी जरूरत है उतना काम नहीं हुआ। चुनावी मौसम में ये नालंदा के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राजधानी पटना से 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नालंदा। ये कभी बिहार की पहचान हुआ करता था। गुप्त काल में नालंदा में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आज खंडहर में तब्दील हो चुके इस विश्वविद्यालय के अवशेष में ही लोग नालंदा का गौरव ढूंढते हैं। पर्यटन के लिए यहाँ पे सबसे पहले मूलभूत में उनके लिए कम्युनिकेशन जो है, सही लोकेशन देने के लिए टमटम, रिक्शा चालक ये सब थोड़ा अपने आप को सुदृढ़ हो जाए और सही लोकेट करें। थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर को भी थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया जाए और पानी की व्यवस्था कर दें, जिससे कि पर्यटकों की यहाँ बढ़ावा हो जाएगी। नालंदा में पर्यटन की अकूत संभावनाएं हैं। एक से एक प्राचीन धरोहर यहाँ बिखरे पड़े हैं, लेकिन ना तो उचित सुविधाएं बहाल की गई और ना ही ढंग से साफ सफाई का काम हो पाया। पूरे इलाके में पानी की कमी से लोगों को दो चार होना पड़ता है। यहाँ पे मुख्य पानी और बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या तो कुछ हद तक निदान हो गई है, लेकिन पानी की समस्या अभी तक बरकरार है। ज़्यादा गंदगी का भरमार होता है, जिसके कारण पर्यटक लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते हैं और रोजगार का साधन कम है यहाँ, इसलिए परेशानी होती है लोगों को। लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 2010 में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की। एक पर बीजेपी और 6 सीटों पर जेडीयू ने परचम लहराया, लेकिन बदले समीकरण में इस बार दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। बिहार शरीफ में जेडीयू के विधायक इस बार पाला बदलकर बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला होने के चलते नालंदा बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण जगह रखता है। लॉ एंड ऑर्डर जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक पर्यटक नहीं आएंगे। बीच में सुधार हुआ था जब एनडीए की सरकार थी, लेकिन जैसे ही नीतीश जी ने साथ उनका छोड़ा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया। हमने काम पूरा किया है। बाकी नगर निगम में अगर थोड़ी बहुत कमी है गंदगी का, तो वो अलग बात है, वो हमारा दायित्व नहीं बनता है।
नालंदा में तीसरे दौर में मतदान होना है। नीतीश कुमार ने इस इलाके का लंबे समय से प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन यहाँ की तकदीर बदलने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। नालंदा जिले में एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें हैं, लेकिन जिले का पिछड़ापन यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाओं को पनपने नहीं देता। पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था भी। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, नालंदा। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं आयोग की एक अनूठी पहल न सिर्फ लोगों का ध्यान खींच रही है, बल्कि मतदाताओं में जागरूकता भी फैला रही है। ये कहानी निधि नाम की एक ऐसी लड़की की है जो मूक बधिर होने के बावजूद लोगों के बीच अपनी पेंटिंग के जरिए वोट डालने की अपील कर रही है। निधि बचपन से ही बोल और सुन नहीं सकती, लेकिन वो गांव-गांव घूमकर अपनी पेंटिंग के जरिए जनता को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रही है। गया की रहने वाली निधि ने पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने वोट की ताकत को पहचाना था और अब चुनाव आयोग की पहल के बाद वो वोटरों से अपनी इन पेंटिंग के जरिए वोट डालने की अपील कर रही है। This disability with the voice, so that she can come out with the democracy and she can raise her voice, and our voters will follow her to raise their voice. फाइन आर्ट्स में मास्टर डिग्री हासिल कर चुकी निधि का ये साहस विशेष रूप से सक्षम लोगों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहा है। राज्य में हालांकि इस श्रेणी के वोटरों की संख्या का ठीक ठाक आकलन नहीं है, लेकिन उनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मैं सभी लोग को बताना चाहते हैं कि निधि एक बेटी तो है, और बेटी होने के बावजूद ये बेटे से भी और कहीं काफी दूर आगे निकल गई है, और आज मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। अब भी वो जब पेंटिंग बनाती है तो मैं जाती हूँ और देखती हूँ तुम क्या बना रही हो। मैं उनसे इशारे से भी बात करती हूँ, बोल बोल करके तुम्हारी आवाज को मैं दुनिया तक पहुँचाऊंगी। तो तुम्हारा सहयोग मैं करूंगी हमेशा के लिए, और मेरा आशीर्वाद भी इनके साथ है। चुनाव आयोग का मतदाता जागरूकता अभियान के जरिए मतदान को बढ़ाने पर लगातार जोर रहा है, लेकिन निधि जैसी विशेष प्रतिभा की धनी लड़कियां निश्चित तौर पर मतदाताओं के बीच बेमिसाल तस्वीर पेश कर रही हैं। निधि की पेंटिंग कौशल को चांसलर्स गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया है। निधि की पेंटिंग से मतदाताओं को प्रेरित किया जाएगा। अब ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि निधि जैसे वोटरों के लिए सारी सुविधाओं से लैस पोलिंग बूथ का इंतजाम किया जाए। ग्राम खराटी से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इन चुनावी खबरों के साथ लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी खास पेशकश आप देख सकेंगे सोमवार से शनिवार रात 7:30 बजे और 10:30 बजे और सुबह 7 और 11 बजे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।